डियर ऑडियंस, आज हम पुलिस ऑर्डर 2002 जो कि एडीपीपी और डीडीपीपी के सिलेबस में इसके जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले मैं आपके सामने वो आर्टिकल्स रीड आउट कर देता हूँ कि कौन कौन से इसके सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड हैं। उनमें आर्टिकल 18A, 111, 114, 134, 135, 136, 137, 155, 157, 167 और 156। ये फेलोस, पहले हम इन आर्टिकल पर जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद वन बाय वन हम इन द लाइट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 और फिर जो सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं उनकी रोशनी में इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। 3 क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते हैं आर्टिकल 18A पे। उनमें पहला ये हो सकता है, कंबाइन करके अगर हम पढ़ें जो सेक्शन 22A(6) का सब सेक्शन 2 है, उसके तहत के जब हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर, तो ये कहा गया कि एक्स ऑफिशियो जैसा फीस जो है वो डायरेक्शन पास कर सकता है फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस पे क्वेश्चन फॉर्मुलेट ये हो सकता है कि एक्स ऑफिशियो जैसा फीस व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन जो है वो पास कर सकता है, जबकि एक मैकेनिज्म प्रॉपर पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है इसकी प्रेजेंस में। दूसरा क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट हो सकता है वो इस तरह हो सकता है कि डिस्कस प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 22A(6) सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 18A ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। तीसरा क्वेश्चन ये फॉर्मुलेट हो सकता है कि इफ एनीबॉडी इज एग्रीव्ड ही कैन बी एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट। अगर वो इन्वेस्टिगेशन या आईओ से एग्रीव्ड है, वो उसके पास क्या रेमेडी है अपनी इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करवाने के हवाले से। ये तो आर्टिकल 18A पर जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते थे वो हैं। अब जब हम आगे जो इसके मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 109, 110 और 111, उस पर जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है वो ये है कि डिस्कस कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इट्स फंक्शन अंडर पुलिस ऑर्डर 2002। आगे जो क्वेश्चन अनक्लेम प्रॉपर्टी पर फॉर्मुलेट हो सकता है अंडर आर्टिकल 134 और आर्टिकल 137, वो ये हो सकता है डिस्कस प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम प्रॉपर्टी अंडर पुलिस ऑर्डर 2002। और आगे जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 155 पर फॉर्मुलेट हो सकता है वो ये है कि डिस्कस इन डिटेल पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर्स अंडर आर्टिकल 155। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट हो सकता है वो ये है कि डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निजेबिलिटी एंड नॉन कॉग्निजेबिलिटी particularly in connection with पुलिस ऑर्डर 2002। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन हमारा फॉर्मुलेट हो सकता है वो ये हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैव बीन गिवन इन पुलिस ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डेली डायरी। ये फेलोज, हम पहला अगर क्वेश्चन टेकअप करें तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसको जब कंबाइन करके पढ़ते हैं हम एक्स ऑफिशियो जैसा इसकी पाल के साथ, तो फिर इसका इफेक्ट क्या बनता है। ये फेलोज, जब हम सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन फिर आगे 2 हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा गया कि एक्स ऑफिशियो जैसा पीस जो है वो डायरेक्शन पास कर सकता है पुलिस हेड ऑफ पुलिस को या पुलिस ऑफिसर को फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जब आर्टिकल 18A हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 18A जो पुलिस ऑर्डर 2002 का है उसके अंदर एक प्रोसीजर दिया गया कि अगर कोई शख्स वो अक्यूज्ड है या कंप्लेनेंट है, वो एग्रीव्ड है आईओ से कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट पर नहीं कर रहा, वो प्रेजुडिस्ड है, बाइस्ड है, तो उसके पास रेमेडी क्या है। इसके अंदर ये बताया गया कि वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट हेड के पास। डिस्ट्रिक्ट हेड एक डीएसपी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा और वो एप्लीकेशन प्लेस की जाएगी बिफोर दी डीएसपी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा एक एसपी पर जो कि चेयरमैन होगा और 2 मेंबर जो कि डीएसपी होंगे यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे और ये एप्लीकेशन इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि इट हैज टू बी प्रोसेस्ड विद इन 7 days, यानी इट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द डीएसपी विद इन 7 days।
वो अपनी डेलिब्रेशन करेंगे, आफ्टर डूइंग डेलिब्रेशन वो रिकमेंडेशन देंगे कि आया कि ये रिकमेंड होनी चाहिए फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन या नहीं होनी चाहिए। और फिर जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कीपिंग इन व्यू दी रिकमेंडेशन ऑफ द डीएसपी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड, वो उस पर एक ऑर्डर पास कर देगा उसकी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जब ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी तो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड जो है वो आगे फर्दर उसको असाइन कर देगा, इंट्रस्ट कर देगा टू एनी पुलिस ऑफिसर विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो कि इक्वल रैंक होगा या उससे सुपीरियर रैंक का होगा। अब अगर उस आगे फर्दर जो इंटरेस्टमेंट हुई है उस आईओ से भी कोई पार्टी अग्रीड है तो उनके पास फर्दर रेमेडी ये है कि वो रीजनल ऑफिसर यानी आरपीओ के पास एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन। जब उसके पास एप्लीकेशन आएगी तो अगेन विद इन 7 days आरपीओ मुतलका उसको प्लेस करेगा बिफोर दी रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड। रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कॉन्स्टिट्यूट होगा 3 एसपी पर, एक एसपी उनमें से जो एसएसपी आरआईबी होगा या एसपी आरआईबी होगा वो चेयरमैन होगा और बकिया 2 एसपी जो है उसके मेंबर होंगे। वो अगेन उसको डेलिब्रेट करेंगे व्हाइल प्लेसिंग इट बिफोर दी रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड और फिर वो रिकमेंडेशन देंगे इसे चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए। अगेन कीपिंग इन व्यू दी रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड, जो रीजनल हेड है वो उसको रिकमेंड कर देगा यानी उसको चेंज कर देगा या चेंज नहीं करेगा। और अब आरआईबी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर होंगे इक्वल रैंक का या उससे सुपीरियर रैंक का उसको इंटरेस्ट कर दी जाएगी कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। अब अगेन अगर फिर कोई पार्टी जो है वो एग्रीड है तो उसके पास रेमेडी ये है कि वो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर यानी आईजी को एक एप्लीकेशन मूव करेगी और आईजी जो है वो रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि डीआईजी चेयरमैन उसका होगा और 2 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी जो है उसके मेंबर होंगे। वो उसे डेलिब्रेट करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे टू दी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर कि इसे रिकमेंड होना चाहिए या रिकमेंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमारे सामने ये पता चला कि 3 टीयर्स ऑफ प्रोवाइड किए गए, 3 रेमेडीज प्रोवाइड की गई जिसके हवाले से कोई भी एग्री पार्टी जो है वो अपना ग्रीवियंस जो है वो वॉइस कर सकती है बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट हेड, रीजनल हेड और फिर प्रोविंशियल हेड और आगे वो फिर प्रोसेस करवाएंगे अपने मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड है और रिव्यू स्टैंडिंग बोर्ड है और उनकी रिकमेंडेशन पर आगे चेंज होगी या नॉट चेंज होगी। अब जब हमने ये देखा कि खास प्रोसीजर दे दिया गया तो जजमेंट्स ने ये कहा कि कोई भी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सवाए इस प्रोसीजर के अडॉप्ट किए नहीं हो सकती। इस हवाले से अब जो ये कहा गया सेक्शन 22A के सबसेक्शन 6 और आगे फर्दर सबसेक्शन 2 के अंदर के एक्स ऑफिशियो जस्ट ऑफिस फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन पास कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसको आसिफ शरीफ कोसा साहब जब हाई कोर्ट के जज थे तो उन्होंने पीएलडी 2005 लाहौर हाई कोर्ट के पेज 470 पर इस इशू को स्पेसिफिकली डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो एक्स ऑफिशियो जस्ट ऑफिस है ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ऐसा नहीं करेगा। ही विल नॉट एरोगेट द अथॉरिटी व्हिच इज कन्फर्ड अपॉन द पुलिस ऑफिसर, बल्कि वो ये करेगा कि सिर्फ इतने उसके पास पावर है कि इफ एनी एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट हेड, रीजनल हेड और सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, तो वो उसको डायरेक्शन दे सकता है फॉर प्लेसिंग द सेम एंड फॉर डूइंग डेलिब्रेशन ओवर दैट एप्लीकेशन और फर्दर रिकमेंडेशन उसकी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। यानी जो एट द मोस्ट एक्स ऑफिशियो जैसा फीस कर सकता है वो सिर्फ ये कर सकता है कि ही कैन गेट एक्टिवेटेड द प्रोसेस इनिशिएटेड एक्टिवेटेड अंडर आर्टिकल 18A। इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। ये तो था जो आर्टिकल 18A पर क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते थे, तीनों उनका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कमेटी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, कंपोजिशन कैसे होगी और उसकी आगे फर्दर फंक्शन या उसका मैंडेट क्या है। जब हम आर्टिकल 109 पढ़ते हैं तो उसमें ये मैंडेटरी पुलिस ऑर्डर ने ये कह दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और वो कंसिस्ट ऑफ करेगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसका चेयरमैन होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेड इसका मेंबर होगा
उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल जो है वो इसका मेंबर होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेड पैरोल इसका मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर इसका मेंबर होगा, और इसका सेक्रेटरी जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन या हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द डिस्ट्रिक्ट होगा। अब इसका जब हम वेरी नॉमेनक्लेचर व्हिच इज यूज्ड बाय द पुलिस ऑर्डर 2002 को देखते हैं, दैट इज वेरी एविडेंट रिगार्डिंग इट्स मैंडेट एंड इट्स फंक्शंस एंड इट्स ड्यूटीज। इसका बुनियादी पर्पज ये है कि वो स्टेक होल्डर्स या वो पार्टिसिपेंट्स जो कि डिस्पेंसेशन करते हैं जस्टिस की एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके अंदर एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि वो डिस्पोजल एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है एक्सपीडिशियसली और स्पीडीली कर सकें और विदाउट एनी लीगल हिच या हर्डल जो है वो इसको कर सकें। अब इनका बुनियादी जो मैंडेट है वो ये है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट के पार्ट पे कोई लीगल हिच आ रही है, कोई लीगल हिच आ रही है, वो उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई लूप होल आ रहा है उसको प्लग करेंगे। ये अगर कोई ऐसी लोकल डेवलपमेंट हुई है उसको उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह एग्जाम्पलीफाई कर सकता हूं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक खास किस्म का ऑफेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सारे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर काइट फ्लाइंग है तो उसका समरी ट्रायल है, तो अगर काइट फ्लाइंग के एफआईआर दे रहे हैं, पुलिस एफआईआर दे रही है लेकिन उसका स्पीडी ट्रायल, समरी ट्रायल नहीं हो रहा, तो क्रिमिनल कोऑर्डिनेशन जस्टिस कमेटी के अंदर ये मैटर डिस्कस हो सकता है कि एफआईआर तो लॉन्च हो रही है लेकिन इसकी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल नहीं हो रही या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो रही या कंक्लूजन ऑफ ट्रायल नहीं हो रहा, तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस का कोई ट्रायल है जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल किस्म के पोटेंट डेंजर जो मुआशरे को पोज कर सकते हैं, इस तरह के कोई क्रिमिनल इन्वॉल्व हैं और उनका आप ट्रायल करना चाह रहे हैं जेल के अंदर, कीपिंग इन व्यू दी लॉ एंड पीस के मामला को मद्देनजर रखते हुए, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कॉन्फिडेंस में लेकर उसका ट्रायल जो है वो जेल में करवा सकती हैं। तो इस तरह के मैटर्स आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई सिक्योरिटी का इशू है वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। अब आगे अगर हम बढ़े तो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो ये बन सकता है कि जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसकी डिस्पोजल का क्या प्रोसीजर होगा। तो ये इसके साथ आर्टिकल 134, 135 और आर्टिकल 136 और 137 डील करते हैं। इसका 134 ये डिमांड करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको ये मिली है अनक्लेम प्रॉपर्टी वो एक इन्वेंट्री बनाएगा, यानी आइटमेटाइज करेगा, जितनी भी आइटम मिली है उसकी इन्वेंट्री बनाएगा और उसकी एक कॉपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड को और एक सेफ्टी कमीशन को भिजवाएगा। उसके बाद उसके प्रोसीजर ये होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस ऑफिसर है वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा विद इन 15 डेज, और उसके अंदर वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि ये किस शख्स की है। जो शख्स क्लेम करेगा वो अपीयर होगा बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके साथ ही रिकमेंडेशन जो दी जाएंगी फ्रॉम दी सेफ्टी कमीशन के ये प्रॉपर्टी किसकी बन सकती है। और ये सारे का सारा जो उस बंदे ने क्लेमेंट ने अपना क्लेम जो है एस्टैब्लिश करने विद इन 3 डेज जो है वो 3 मंथ्स जो है इसको एस्टैब्लिश करेगा। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल लिखी है, ये 1000 रुपीज से कम मालियत की है, तो इसकी डिस्पोजल की जा सकती है। उसके बाद फिर जब ये कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, हियरिंग आ जाएगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो इसको डिसाइड करेगा। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा क्लेमेंट आ गए हैं और इंटाइटलमेंट डिस्प्यूटेड है तो फिर कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट को जिसे भिजवा दिया जाएगा और इसकी डिस्पोजल फाइनली डिस्ट्रिक्ट हेड करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, सेफ्टी कमीशन करेगा। तो ये अनक्लेम प्रॉपर्टी के हवाले से जो अदर लॉज क्रिमिनल के हैं उसमें हमें इसकी प्रोविजन नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये आर्टिकल इंसर्ट करके इस जो ग्रे एरिया था उसको फिल कर दिया। उसके बाद एक इंतहाई अहम जो टॉपिक है वो ये है कि वो ऑफेंसेस जो पुलिस ऑर्डर में दिए हैं रिगार्डिंग द मिसकंडक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर वो कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं, कितने कॉग्निजेबल हैं और कितने नॉन कॉग्निजेबल हैं, या जो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निजेबिलिटी है, नॉन कॉग्निजेबिलिटी है, वो इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पुलिस ऑर्डर और इन द लाइट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स
आप उसको कैसे देखते हैं। जब हम इसका आर्टिकल 153 देखते हैं, इसके 155 और आर्टिकल 148 से ऑनवर्ड जो है ये इसके अंदर ऑफेंसेस दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 153 जो है वो हमें ये बताता है कि आर्टिकल 148 से 152 तक जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, काबिल दस्तंदाजी है, उनकी FIR लॉन्च हो सकती है और उसमें अरेस्ट हो सकती है। लेकिन उम्मीदी तौर पे हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 155C के पुलिस ऑफिसरान पर और पुलिस के लोगों पर जो है वो पर्चे FIR लॉन्च हो रही होती हैं, जबकि आर्टिकल 153 कैटेगोरिकल अंदाज में, अनइक्वोकल अंदाज में ये कहता है कि इसके अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो सिर्फ आर्टिकल 148 से आर्टिकल 152 तक है। तो फिर ये FIR क्यों लॉन्च की जा रही है। अब इस आर्टिकल के हवाले से कंफ्यूजन पाई जाती है इवन अमंग दी हाई कोर्ट्स के। हम जब देखते हैं तो डाइवर्जेंट किस्म की इस पर फाइंडिंग्स आ रही हैं। एक जो मैंने आपको जजमेंट रिक्वायर्ड 2012 PCRRJ पेज 1526, इसके अंदर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली, इंट्रीगिंगली इस प्रोपोजिशन को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर कॉग्निजेबिलिटी का, कॉग्निजेंस का सेक्शन नहीं है तो फिर हम गाइडेंस लेंगे फ्रॉम दी शेड्यूल 2 ऑफ CRPC, जहां पर ये शेड्यूल एंड पर जाके ये कहता है कि ऑफेंसेस ऑफ अगेंस्ट अदर लॉज या ऑफेंसेस ऑफ अदर लॉज, वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंस की पनिशमेंट जो है वो 3 इयर्स है या इससे अपवर्ड्स है, और स्पेशल लॉ के अंदर ये नहीं बताया गया कि ये सेक्शन ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो अगर उसकी सजा 3 साल है तो उसको कॉग्निजेबल समझा जाएगा। यहां से गाइडेंस लेके इस जजमेंट में ये जो पेशावर हाई कोर्ट की है उनने ये कहा कि ये कॉग्निजेबल है क्योंकि इसकी सजा जो है वो 3 साल है। लेकिन दूसरी जो 2 जजमेंट से 2012 YLR पेज 828 और 2011 YLR पेज 294, इसके अंदर उन्होंने अदरवाइज इस पे फाइंडिंग दी और एक डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब ये बात सेटल्ड है कि अगर एक स्पेशल लॉ के अंदर कॉग्निजेंस की प्रोविजन मौजूद नहीं है तो फिर आप गाइडेंस लेंगे शेड्यूल 2 से, जबकि जब हम जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसका देखते हैं आर्टिकल 153 जो है वो मौजूद है, जो कॉग्निजेंस के साथ डील करता है। वो कहता है कि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 152 तक के जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं, तो मीनिंग देयर बाय रिमेनिंग सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल है। एक और तरजीह उन्होंने ये दी, उन्होंने कहा कि जब हम 155 को पेरूज करते हैं तो उसके अंदर 2 लफ्ज बड़े सिग्निफिकेंट यूज हुए हैं, एक एनी पर्सन, एनी पुलिस ऑफिसर हु इज गिल्टी ऑफ कवर्डिस, और दूसरा लफ्ज शेल ऑन कन्विक्शन फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड। उन्होंने कहा कि इनका कॉनोटेशन, इनका प्रपोर्ट दोनों डिफरेंट है, कन्विक्शन का और गिल्टी का। और आगे फिर जब इसके सब आर्टिकल 2 को मिला के पढ़ते हैं कि प्रोसिक्यूशन अंडर दिस आर्टिकल शैल रिक्वायर अ रिपोर्ट ऑन राइटिंग बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ अंडर द रूल्स टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। इन तीनों को इन टोटलिटी कंबाइन करके जब हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें सामने आती हैं। एक चीज ये कि गिल्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब ये है कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी डिपार्टमेंटल लेवल पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि आया कि ये बंदा गिल्टी है या नहीं है, और फिर आर्टिकल सब 2 के तहत एक पुलिस ऑफिसर जो कि ऑथोराइज्ड है वो उसकी कंप्लेंट बनाएगा जो बेस करेगा उसकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बुनियाद पर जिसमें वो गिल्टी हुआ है, तो फिर उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। इसमें कोई प्राइवेट शख्स प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता और न ही FIR लॉन्च हो सकती है। इन दोनों जजमेंट्स के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डेली डायरी के हवाले से क्या डायरेक्शन दी गई हैं पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। जब हम आर्टिकल 167 इसका पढ़ते हैं तो आर्टिकल 167 हमें ये बताता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पर एक डेली डायरी मेंटेन की जाएगी जिसके अंदर जो कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जो अक्यूज आ रहे हैं, उनकी अरेस्ट, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आई है उसका अंदराज किया जाएगा, कोई विटनेसेस आ रहे हैं उनका अंदराज किया जाएगा। यानी डेली बिजनेस जो पुलिस का पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहा है वो सारे का सारा उसके अंदर दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह केस डायरी और डेली डायरी को वी कैन डिस्टिंग्विश। जो केस डायरी है दैट इज रिलेटिंग टू दी
केस विच इज अंडर एन इन्वेस्टिगेशन, उसमें आईओ ईच एंड एवरी स्टेप टेकन बाय हिम उसका अंदराज करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करता है, कब शुरू करता है, कौन कौन सी प्लेसेस उसने विजिट की हैं, किन किन लोगों को वो मिला है, किन किन की एविडेंस रिकॉर्ड की है। ईच स्टेप विच इज टेकन बाय द आईओ फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस वो उसके अंदर दर्ज करता है। लेकिन डेली डायरी, इसको रोजनामा रोजनामा वाकयाती भी कहते हैं, ये जो डेली बेसिस पर बिजनेस इज गोइंग ऑन इन द पुलिस स्टेशन, ये उसका अंदाज करेगा। डियर फेलोज, ये था पुलिस ऑर्डर के मुतल्लिक़ आर्टिकल्स जो एडीपीपी और डीडीपीपी के सिलेबस में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया।